गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है हिस्ट्री का। उसका आज का हमारा नया टॉपिक है प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थानों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प आकृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और ओलोरजेसाई के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए? ये संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे अक्षेत्र में लोग शिल्प आकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प आकृतियां मिलती हैं और वे कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प आकृतियां कम मात्रा में स्थलों पर बिखरी हुई है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड और प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसा होता था। 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिले हैं। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार पर देखो, ये सारे दिखा रखे हैं। पेड़ों पर भरण पोषण करते हुए तेंदुए, पेड़ों पर होमिनिड, पेड़ों पर अन्य स्तनपायी अपमार्जन निकालते हुए, ये अलग अलग चीजें उनकी दिखाई गई हैं। 12 गुणम 4 मीटर की आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया था। इसके अंदर 2 चूल्हे मिले हैं, जो ये झोपड़ी सी दिखाई दे रही है आपको, और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे कि फल, वनस्पति, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास और लकड़ी की छत वाली एक कच्ची झोपड़ी मिली है। देखो, ये जो दिखा रखी तुम्हें सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी, जो कि वही समय के अनुसार जो मौसमी प्रवास होता था उसके लिए बनाई जाती थी। जब वहां से उनके अनुकूल मौसम खत्म हो जाता तो किसी दूसरी जगह जा करके वो इसी प्रकार की झोपड़ी बना लेते थे। केन्या में चेसुवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख पुराने हैं, 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में तो सटीक रूप से कुछ नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने के में मददगार होता है, और इससे भोजन भी पकाया जा सकता है। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता है, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती है। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने और आपको स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे वे स्वयं बनाते थे। तो इस प्रकार दिखाए गए हैं कि जो पेड़ों पर घोंसले वगैरह बनाए गए हैं वो इससे उनको प्रेरणा मिली थी पक्षियों से, क्योंकि भी पक्षियां भी गर्मी सर्दी से बचने के लिए अपने ऐसे ही इस प्रकार से घर बनाते हैं। और जो चिंपैंजी हैं वो कुछ इसलिए अलग थे क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार भी बनाए थे। हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती, जैसा कि
हमने देखा है कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संवहनीय स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है। इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उसको बनाने नहीं आते, वो उनके बारे में सोच करके कि किस काम लाए जाएंगे, ये उनको संगठित करके अगर ये चीज़ें नहीं बनाई जा सकती तो उसमें दिमाग नहीं लगता। अगर ये बनानी पड़ती है तो उसमें दिमाग का खर्च करना पड़ता है, और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। ये संभव है कि एस्ट्रोलोपिथेक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, पत्थरों को तराश करके उनके औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम ये नहीं जानते कि यह काम पुरुष करते थे या स्त्री या फिर दोनों मिलकर करते थे। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते होंगे, और संभवतः है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इसका इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार आया। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजारों को प्रयोग में लाया जाने लगा। और मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था कि ये कई दिन तक यूज किया जा सके। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में भी खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे कि समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना, सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहले साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पूर्व मिला है। छेनी अथवा रुखानी जैसे छोटे छोटे जो औजार हैं उनके बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई, और जो नुकीले ब्लेड से अड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुदेरना अब संभव हो गया था। जैसे ये औजार बनाते हुए दिखाए गए हैं। फर्स्ट है, जैसे एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है कि जो ऊपरी सिरे ये तराशा जा रहा है, जो इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी कि घन कहा जाता है। इस प्रकार की जो नीचे है कि ये ऊपर की अगर हटा दी जाती है तो एक चपटी परत शुरू हो जाती है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी का उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना, इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए ये जो लकड़ी पर जानवरों के चित्र बनाए हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संप्रेषण और संचार के माध्यम, भाषा और कला की, किस प्रकार वो आपस में बातें करते थे, कैसे एक दूसरे की भाषा को समझते थे, ये हम कल करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपनी रिवीजन साथ साथ करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू।